नमस्कार दोस्तों, भाग 3 में आपका फिर से स्वागत है। यह इस सीरीज का आखिरी भाग है। तो हम अपने पूरी टीम के साथ विपुलागिरी पर्वत पर चढ़ते हैं। राजगीर में कुल 5 पहाड़ियाँ हैं। विपुलागिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी एवं व्यवहारगिरी है। सूर्योदय की चमक के साथ ये पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य उभरता है। नमस्कार। तो आज हम लोगों का राजगीर का दूसरे दिन का ट्रिप है और हम लोग राजगीर की पहाड़ी पे चढ़ते हुए जा रहे हैं। सारे लोग बढ़ चुके हैं आगे। हम लोग रुक रुक के चढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आगे के दृश्यों को आपको दिखाया जाएगा। हम सभी पहाड़ पर चढ़ तो जाते हैं, मगर गर्मी और पसीने ने तो सबकी हालत खराब कर रखी थी। इसलिए सबसे पहले हम सभी ने नींबू पानी का सेवन किया। हम मंदिर परिसर में पहुंचकर एक ग्रुप सेल्फी लेते हैं। इस मंदिर को जैन धर्म का सबसे पवित्रतम मंदिर माना जाता है और माना जाता है कि इस जगह पर महावीर ने अपना सबसे पहला प्रवचन सुनाया था। हम मंदिर के सबसे ऊपरी भाग पर चढ़ जाते हैं, जहां से पूरे प्रकृति का सुंदर नज़ारा हमें दिखाई देता है और राजगीर शहर को बड़े ही आसानी से देखा जा सकता है। पत्थर पे चलोगे? सर, धीरज सर, जब तक सूरज चांद रहेगा। राजगीर दर्शन के पश्चात हम सभी सोन भंडार की ओर पहुंचते हैं। इस ऐतिहासिक जगह का नाम है सोन भंडार। तो सोन का क्या मतलब होगा विद्यार्थी? नहीं बता। सोन का मतलब सुरंग होता है। सोना का पूंजी होता है स्वर्ण, जिसे हम अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं। इसके पीछे 3 माइल की लंबी सुरंग है, गुफा। उधर आपको हॉटस्प्रिंग जंगल का कुंड हुआ। कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ता है। पहाड़ का नाम है व्यवहारगिरी। इस व्यवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ पर बताया गया है। और ऐसा बहुत साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई। और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधान, मतलब। लेकिन उस समय मगध का जो राजा थे, उनका नाम था बिंबिसार। आप विद्यालय में बिंबिसार का कहानी पढ़ते होंगे। तो इसी सुरंग के भीतर इतिहास है कि राजा बिंबिसार का गुप्त भंडार खजाना छिपा हुआ है। अब ये दरवाजा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर और तड़पा कर मरवा डाला। ये कारागार झूले वाली लाइन में है, उसे तख्त गृह भी कहा जाता है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम स्वामी को सौंप गए। गौतम बुद्ध नहीं, ये मुनि गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य। धन का आवश्यकता था नहीं, वो इसी गुफा के भीतर रखकर
ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद किए और एक लिपि लिखिए। बताऊंगा कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे ये दरवाजा आपके आप खुल जाएगी। प्रभु की महिमा, वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया विद्यार्थी जी, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर छोड़ कहा, टूटा नहीं, यह बात होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं। क्यों? कलकत्ते का निवासी जगदीश चंद्र बसु गंडक झरना को टेस्ट किए तो वो ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए, इस पहाड़ के भीतर विस्फोटक पदार्थ है, चंदक फास्फोरस। अगर इसे छोटा सा डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इस भय से 1905 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश राज में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून पारित कर दिए कि राष्ट्रीय नस्ल को नष्ट नहीं कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5 साल का जुर्माना और 6 महीना कारागार भुगतना पड़ेगा। इसका लिपि देखा जाए। यही देखिए हमारा हाथ जो है आपका नाम हो रहा है। इस लिपि के बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वालों का कहना है कि संख लिपि है, क्योंकि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि संख्याकार का मिल रहा है। तो प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। एक 1999 में बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दी। 6 महीना वहाँ चलता रहा। तो वहाँ की लाइब्रेरी जो थी, रत्न दधी, रत्न रंजन और रत्न सागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में संख लिपि का आज तक कोई पढ़ाई हुआ नहीं। अब हम लोग बाहर से बाएं चलेंगे दूसरी गुफा में, और वहाँ भी इसी प्रकार गर्ल्स लोग एक साइड और बॉयज लोग एक साइड से। नालंदा विश्वविद्यालय के तरफ ये तो जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। आवाज बंद। एशिया महादेश में मुख्यतः 3 यूनिवर्सिटी माना गया है। प्रथम तो हुआ तक्षशिला जो अफगानिस्तान में चला गया, जिसका राजधानी बेलूचिस्तान है। द्वितीय हुआ नालंदा, तृतीय हुआ विक्रमशिला जो भागलपुर में है। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुइनसन। फाहियान साहब नालंदा में 5th सेंचुरी एडी में आए, कुमार गुप्त के समय में, और हुइनसन साहब 7th सेंचुरी एडी में आए, हर्षवर्धन साहब के पीरियड में। फाहियान साहब राजगीर और नालंदा के पीछे अपना कोई स्टेटमेंट दिए नहीं। जो भी स्टेटमेंट मिला है हुइनसन साहब का। हुइनसन साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई जो है 1905 में लॉर्ड कनिंघम मार्शल साहब ने करवाए। तो 2 गुफाएं हैं, पश्चिमी गुफा जो हम लोग देख चुके, और ये दूसरा पूर्वी गुफा। ये पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर है। ये मंदिर 1934 के बिहार में टूट गया। तो जैन मंदिर मिलने का वजह है कि जब राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई, पटना गुफाएं खाली पड़ गई। तो गुप्ता पीरियड में, मतलब आज से 1700 पूर्व, जैन मुनि भैरव देव यहाँ से जैन धर्म प्रचार का वर्क प्रसार किए, और वो यहाँ के पत्थरों पर 2 संप्रदायों की जैन मूर्तियाँ खुदाए। क्योंकि गुप्ता पीरियड में जैन धर्म में 2 भाग हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो यहाँ पर हम लोग देखें प्यारे बच्चों, वो मूर्ति के नीचे में कमल फूल का सीन है, लेकिन नेकेड पोस्टर है। तो दिगंबर, छठे तीर्थंकर पद्म, हाथी का तेज श्वेतांबर, दूसरा तीर्थंकर अजीतनाथ स्वामी, और सिंह का 2 मूर्ति 24वां तीर्थंकर श्वेतांबर भगवान महावीर। मुस्लिम प्लेट में बख्तियार खिलजी ने बख्तियार तो भगवान बुद्ध यहाँ पर 5 वर्ष बिताए हैं बेनुवन में, और भगवान महावीर यहाँ पर 11 वर्ष बिताए पर्वतों के ऊपर में। 3 वर्ष को नालंदा में बिताए थे। बुद्ध से भगवान महावीर स्वामी 32 साल बड़े थे, परंतु इतना निकटतम होने के बाद भी कहीं दोनों का इतिहास में एक जगह मिलन नहीं दिखाया गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ बोधि वृक्ष के नीचे में, और भगवान महावीर साहब में ज्ञान प्राप्ति आपका ये कल्प वृक्ष के नीचे में हुआ था। देखिए ये कल्प वृक्ष जो है मिर्जुला नदी के तट पर गिरिडीह झारखंड में होता है, जिसे पारसनाथ कहा जाता है। अतः भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा है। मुस्लिम पीरियड में बख्तियार खिलजी ने बस किया। तो विद्यार्थीगण अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि राजा बिंबिसार के समय में एक प्राचीन महल कहाँ रहा होगा। कि मगध का प्राचीन नाम था गिरि ब्रज। गिरि का अर्थ होता पहाड़ और ब्रज का अर्थ होता वासियों। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, नाम याद रखिएगा, परीक्षा में भी आता है। 1 नंबर का नाम था बिपुल गिरि,
2 नंबर रत्नागिरी, रत्नागिरी का ब्रांच हुआ गिद्धकूट। दैट वाज द मेडिटेशन सेंटर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जहाँ पर भगवान बुद्ध को शांति प्राप्त हुआ। उसी पहाड़ी के ऊपर में विश्व शांति स्तूप झूला है। 3 नंबर उदयगिरी, एक उदयगिरी उड़ीसा में भी है बच्चों, और एक पहाड़ का नाम यहाँ भी उदयगिरी है। 4 नंबर सोनागिरी और ये 5 नंबर व्यवहारगिरी हुआ। किसी 5 पहाड़ के भीतर अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा, लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप आता रहा। महल तो जंगल झाड़ी मिट्टी में दब गया और नया राजगिरी बस स्टैंड के पास उठा हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सोन भंडार से निकलकर हम टोटो के माध्यम से सीधा जरासंध के अखाड़े की ओर पहुंचते हैं। यहाँ भीम और जरासंध के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध की अवधि 14 दिनों की थी। सैलाव के खाजे की भी हमने खरीदारी की और सीधा नालंदा की ओर अग्रसर हो गए, जहाँ लंबी कतारों के साथ हम भीतर प्रवेश करते हैं। सारा नालंदा इसी तरह से दबी हुई थी। ये जो पेड़ पौधा जो देख रहे हो उसी समय का है। समझ गए ना? आस पास के फार्मर्स लोग, किसान लोग इस पे अरहर का खेती करते थे। क्योंकि किसान को भी नहीं पता था कि इसके नीचे नालंदा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी। समझ गए ना? उसके बाद ट्रेन्ड लेबर लोग इसको डिग आउट कर रहा, खुदाई कर रहा। दिखाई दे रही है ना? खुदाई कर रही, कब कर रहा? समझ में आ गई बात ने? तो मेरा नाम हो गया शिवप्रिय कुमार पांडे और मैं नालंदा का लोकल गाइड। इस नालंदा का जो जुड़ाव है बिफोर क्राइस्ट से। बिफोर क्राइस्ट बोले तो 600 BC और 600 BC बोले तो आज से 2600 साल पहले, यानी उस समय भगवान बुद्ध और महावीर थे। उस बुद्ध और महावीर से नालंदा का जुड़ाव है। समझ में आई? पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय। तो फर्स्ट हो गई तक्षशिला जो कटकर चली गई पाकिस्तान, रावलपिंडी। सेकंड हो गया नालंदा जहां हम लोग हैं, और थर्ड हो गई विक्रमशिला, बिहार, भागलपुर। तो सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, क्योंकि वहीं का स्टूडेंट्स रहे चरक, चाणक्य, जीवक, पतंजलि, सुखदेव और फिर चाणक्य वहां का प्राचार्य रहे, इसलिए वो हिंदू विश्वविद्यालय थी। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय थी, विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय थी। समझ में आ रही है? लेकिन जब पूरे एशिया महादेश में बौद्ध फैल गई तो वो भी कन्वर्ट हो गई बौद्ध यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला। तब वो हीनयान के लिए फेमस, नालंदा महायान के लिए फेमस और विक्रमशिला तंत्रयान के लिए फेमस। तो हीनयान, महायान, तंत्रयान कौन समझ रहा? चौथी कॉन्फ्रेंस फर्स्ट AD में कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडग्राम में बौद्ध सम्मेलन हुई। उसमें बौद्धिज्म 2 सेक्ट में डिवाइड हुआ। कितने सेक्ट में डिवाइड हुआ? एक हीनयाना और दूसरा महायाना। और सेम ही टाइम में जैनिज्म भी डिवाइड हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। समझ में आगे बात नहीं? दोनों सेम ही टाइम में डिवाइड हुआ है ना? हीनायाना जो भगवान बुद्ध का प्रिंसिपल था, बायोलॉज था, उसके जो फॉलोअर्स हो गए वो हीनायाना। महायाना जो हिंदुज्म टेक्निक लिया या जो गुण रहस्य को समझा वो महायाना। हिंदुज्म टेक्निक क्या लिया? मूर्ति बनाना, मूर्ति पूजा करना। तो जो मूर्ति पूजा में बिलीव करने लगे तो महायाना। समझ में आई रे बेटा? है ना? फिर हीनयान से टूटा तो 7 पार्ट और महायान से टूटा तो 13 पार्ट। लेकिन किसी को कई चाहने वाले नहीं रह गए, केवल बुक्स में पढ़ने को रह गया। तो कल के डेट में UPSC को तैयारी करोगे तो पढ़ने को मिलेगा थेरा, तंत्रायाना, वज्रायाना, ये सब पार्ट हो। तो महायाना का ही पार्ट हो गई तंत्रायाना, विक्रमशिला, बिहार, भागलपुर। समझी? अब मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। तक्षशिला हीनयान के लिए फेमस रही, तो जब उसका डिग आउट हुआ तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहां तो केवल बायोलॉजी की पढ़ाई हुआ करता था। नालंदा महायाना का सेंटर रही, इतनी बड़ी स्टैचू मिला। आए दिन न्यूज में सुनते हुए कितने करोड़ रुपया की मूर्तियां मिली, इतने करोड़ रुपया की मूर्तियां चोरी हुई, तो वो नालंदा है ना? महायाना का ही पार्ट होगी तंत्रायाना जो विक्रमशिला फेमस रही। तो उसी के सटे पड़ता है वेस्ट बंगाल।
तो आज के भी डेट में काल आजाद रूटोना ये सब देखने को मिलता है, यानी उसका प्रभाव हो गई, असर हो गई। मेरे समझ से तो अब समझ गई, समझ गई ना। नालंदा दो शब्दों के मेल से बना और वो शब्द पाली, चूंकि नालंदा में जो रिडींग होती थी पाली लैंग्वेज, तो वो हो गई नालम प्लस दा, नालंदा। तो नालम मीन्स लोटस फ्लावर, कमल का फूल, सिंबल ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। एंड गिफ्ट दा टू गिव नॉलेज, नालंदा जो स्थान ज्ञान को देता था उस स्थान का नाम नालंदा। समझ में आ गई। दूसरा है प्रकृत में, तब वो हो गई न अलम ददाती इति नालंदा, न अलम ददाती इति नालंदा। इसका अर्थ हुआ जहां ज्ञान देने का न कोई अंत हो उसे नालंदा कहा गया, क्योंकि अलम मतलब अनंत होती है जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एक बुक बेचती है, एक घोषणा का, इनका बुक है, तो वो लिखता है न अलमदा, क्या लिखा हो उसे नालंदा कहा गया। लेकिन उस समय जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। क्या लिपि थी? आवाज के डेट में क्या लिपि है? देवनागरी। समझ में आ गई। तो नालंदा में चीन के यात्री वेन सांग और इत सिंह 7वीं सदी में वो भारत आए। वो 14 बरस रहे। कहाँ से आप लोग आइए? मुजफ्फरपुर। तो ये जो तुम आई हुई मगध है, क्या है? मगध। समझ गई ना। 16 महाजनपद थी जिसमें सबसे समृद्धशाली जनपद मगध थी। इसका क्षेत्रफल तक्षशिला तक आ जाता है, यानी तीनों विश्वविद्यालय मगध के क्षेत्र में थे। समझ गए ना। कुछ भाग तक्षशिला का मगध में भी पड़ता था, टोटल नहीं पड़ता था। समझ गए ना। हाँ? अभी तो आप तो सब अलग अलग हो गया, लेकिन 16 जनपद में पड़ता है। समझ गए। तीनों विश्वविद्यालय मगध में थी और मगध का कैपिटल राजगीर हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? क्यों हुआ करता था राजगीर? सुरक्षित था, चूंकि चौबगल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए मगध का राजधानी राजगीर हुआ करता था। अब वो जो 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था, उस 5 पहाड़ी का नाम हो गया विपुलगिरी पर्वत, उदयगिरी पर्वत, वैभवगिरी पर्वत, सोनगिरी पर्वत, रत्नागिरी पर्वत। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए मगध का राजधानी राजगीर हुआ करता था। समझ रही हो ना। जब उदयन राजा बने तो यहाँ से उठाकर शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्रा, जिसको हम लोग आज पटना बोलते हैं। समझ में आ रही बात मेरे बाबू? तो चीन के यात्री हुएन सांग और इत सिंह 7वीं सदी में आए, लेकिन इनसे भी पहले आए थे फाहियान। सब दिख रहा है, बड़ा पिलर छोटा पिलर दिख रहा है ना। ये पिलर जो होता था ये मेडिटेशन सेंटर हुआ करता था। मतलब जो भी यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई करते थे, सिस्टम ये था कि वो पढ़ाई करते 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 जीवन बिता देते थे, लास्ट में यहीं पे एज ए टीचर भी रह जाते थे और अपने जीवन को यहीं पे व्यतीत कर देते थे। अब टीचर में भी आप देखते हो कि अलग अलग लेवल होता है। जैसे कॉलेज में जाओगे तो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, गेस्ट प्रोफेसर होता है, लेक्चरर होते हैं, एचओडी होते हैं, तो मतलब अलग अलग लेवल होते हैं। तो उसी तरह जो लोअर लेवल के जो भी मतलब जो उनके टीचर्स होते थे यहाँ पे, जो मतलब जिनका बहुत ज़्यादा ख्याति नहीं था, वो गुजर जाते थे, तो उनका स्तूपा छोटा वाला सब जो आपको दिख रहा है वही, मतलब उसके नीचे उनका अवशेष है। और जो बड़ा स्तूपा दिख रहा है मतलब जो ख्याति प्राप्त थे वो, जैसे आप लोग जो भी बैठे हुए, ये सारा मेडिटेशन सेंटर ही है। मतलब जो गुजर जाते थे बच्चे आके फिर उनके स्तूपा पे बैठ के मेडिटेट किया करते थे, ध्यान लगाते थे। क्यों लगाते थे? कि हमारे गुरुजी जो चले गए उनका कुछ हमारे अंदर आ जाए, कुछ समझ आए। तो जो भी छोटा
शाम ढलने के साथ ही हमारी वापसी होती है। बच्चे हंसी खुशी बस में सवार होकर वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं। धीरज सर, हाय कीजिए। भोजन आदि के पश्चात हम सभी बच्चे, शिक्षक सकुशल अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। यह राजगीर ट्रिप का पूरा सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। पूरी सीरीज देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वाटर पार्क वाले नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।